friends, myself Professor Rakesh Mishra. By qualification I'm a chartered accountant. I welcome you all to JK Shah classes. आज मैं रिवीजन टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूँ. पेपर 4 CA फाइनल लॉ का रिवीजन टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा. एक अलग से वीडियो में अमेंडमेंट वीडियोस भी डालने वाला हूं, बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूं जो May 22 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो पेपर 4 लॉ CA फाइनल May 22 एग्जाम रिवीजन टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूं. बट स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बेसिक्स बता देता हूं कि मैं कैसे कवर करने वाला हूं, क्या बोलने वाला हूं. इस वीडियो को मैं लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करूंगा ताकि आपको ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी ICAI ने क्या किया है, जो MCQs दिया है, आंसर्स डायरेक्टली दिया है उसका, बट कौन से रूल से आया है, कौन से सेक्शन से आया है वो नहीं बताया. तो मैं वो भी आप लोग को बताता चला जाऊंगा ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा रेफरेंस के लिए तो वो इसे देख सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहला है केस सिनेरियो 1. अच्छा, अभी केस सिनेरियो 1 में मैं क्या सजेस्ट करूंगा आप लोग को कि आप लोग वीडियो को पॉज करो, केस सिनेरियो पूरा एक बार अच्छे से रीड कर लो ताकि जब मैं डिस्कशन करता रहूंगा तो आप लोग का अपना भी एक ओपिनियन डेवलप होगा. तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस केस सिनेरियो. ठीक है, आई प्रिज्यूम कि आप लोगों ने केस सिनेरियो पॉज करके वीडियो पढ़ लिया होगा. अब एक एक करके इसके बेसिस पे जो MCQs है मैं वो डिस्कस करने वाला हूं. पहला MCQ क्या है? It is evident that from the case scenario that Lakshmi Chit Fund started its business with a paid up share capital of 95 lakhs. तो ये तो पता चल गया कि पूरा केस पढ़ने के बाद कि ये पूरा निधि कंपनी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. अब 95 lakhs के पेड अप शेयर कैपिटल के साथ स्टार्ट किया. अब कीपिंग इन द व्यू मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल विथ which a nidhi can be started, how much is the excess paid up share capital and when it the operation with effect from 20th August 2015. इसका मतलब इन्होंने क्या बोला कि निधि कंपनी का 95 lakhs का पेड अप शेयर कैपिटल है, कितना मिनिमम शेयर कैपिटल होना चाहिए, इनके पास कितना एक्सेस कैपिटल है, इन्होंने कितना एक्सेस कैपिटल डाला है ये पूछा है. तो बेटा ये क्वेश्चन आता है रूल 4 से, और अगर आप लोग रूल 4 में देखोगे ना तो शेयर कैपिटल क्या बोला, कितना होना चाहिए शेयर कैपिटल 5 lakhs, और इनका शेयर कैपिटल कितना रुपीस है 95 lakhs. तो 95 lakhs माइनस 5 lakhs कितना एक्सेस है 90 lakhs. तो हम देखते हैं इसमें MCQ में क्या क्या आंसर्स दिया है. 75 lakhs एलिमिनेट हो गया, 80 lakhs एलिमिनेट हो गया, 93 lakhs एलिमिनेट हो गया, मतलब बचा ही एक आंसर. कौन सा बचा? C 90 lakhs. तो कितना एक्सेस है 90 lakhs. कितना है इनका टोटल 95 lakhs, कितना मिनिमम होना चाहिए था 5 lakhs, तो कितना एक्स्ट्रा है 90 lakhs. आई होप इट इज स्ट्रेट एंड सिंपल. चले नेक्स्ट पॉइंट पे. अगला सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूं, सेकेंड MCQ पे. तो पहले वाले का C आया, आप इधर से आंसर्स भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऑप्शन C. सो इनकेस कोई कंफ्यूजन होगा तो आप देख सकते हो. सेकेंड, for the financial year 21-22, Lakshmi Chit Fund declared a dividend of ₹1 per share. What is the maximum amount of dividend is permitted to declare without seeking approval from the jurisdictional regional director? Choose the correct option from those given below. क्या बोला इन्होंने? क्या नहीं से ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग ₹1 पर शेयर ये लोग डिविडेंड दे रहे हैं. ये अगर तुम देखे रहोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे ना फेस वैल्यू कितना है बेटा 10 रुपीज है, और 10 रुपीज है फेस वैल्यू, और ये डिविडेंड कितना दे रहा है, ये डिविडेंड 1 रुपी दे रहा है. अब यार कितना मैक्सिमम डिविडेंड दिया जा सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर. तो अगर निधि कंपनी आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल 18 है. ठीक है, रूल 18 बोलता है अप टू 25% आप दे सकते हो डिविडेंड बिना अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर के. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं डिविडेंड देना चाहता हूँ बिना अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर के तो मैं कितना परसेंट दे सकता हूँ, अप टू 25%. मेरा फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो इसका 25% कितना आएगा 2.5 रुपीज. इसका मतलब मैं 2.5 रुपीज दे सकता हूँ बिना रीजनल डायरेक्टर के. अब देखो यहाँ पे 1 रुपी बोला है मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये 2 रुपी बोला है ये भी एलिमिनेट हो गया, ये 3 रुपी बोला है ये भी एलिमिनेट हो गया, मतलब बचा क्या 2 रुपीज 50 पैसे. इतना दे सकता हूं मैं विदाउट किसके अप्रूवल के, विदाउट दी सीकिंग अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट MCQ पे जाने के पहले आप देख लो ऑप्शन C. ठीक है, नेक्स्ट MCQ पे जा रहा हूं. क्या बोलता है?
द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट द लक्ष्मी चिट फंड, Lakshmi Nidhi Limited also provides locker facility to its member. What is the maximum rental value that the company can generate from locker facility provided to its member? तो पहले बोला कितना दे सकता है इसको, लॉकर फैसिलिटी से कितना मैक्सिमम इनकम आ सकता है। ये रूल 6 से आया है और ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था। अपने को पता है कितना मिल सकता है, कितना मिल सकता है 20%। तो अगर पहला वाले में 10% बोला मतलब नहीं आएगा, दूसरे में 20% बोला मतलब वही है। और बाकी वैसे ऑप्शन देख लो, 25%, 30%, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या है? बी। कहाँ से आया? रूल 6 से। कितना दे सकते हो? लॉकर फैसिलिटी का मैक्सिमम इनकम कितना आ सकता है? तो मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो लॉकर फैसिलिटी से बी वाला क्लियर है ये। अगला 4th MCQ डिस्कस कर रहा हूं। बाय डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर, Lakshmi Chit Fund is required to pay 9,50,000 as dividend to its member. How much amount is required to transfer the general reserve when it declares dividend of 9,50,000? Select the correct alternative from the following options. मतलब क्या बोल रहा है ये लोग, कितना डिविडेंड देना चाहता है एवरीबडी? 9,50,000 का डिविडेंड ये लोग देना चाहता है। अब ये लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितना उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तो अगर निधि कंपनी आपने पूरा पढ़ा होगा तो उस केस में आपने क्या पढ़ा होगा कि निधि कंपनी में अगर तुम्हें डिविडेंड देना है, ये तो कहना है इसे जितना भी डिविडेंड देना है उसका इक्वल अमाउंट ट्रांसफर आपको किस में करना पड़ता है? जनरल रिजर्व में। तो और ये कौन से रूल्स में दिया है मेरे बच्चों? ये दिया है रूल 18 में। कौन से रूल में दिया है? रूल 18 बोलता है इक्वल अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब अगर मुझे 9,50,000 देना है तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 9,50,000। अब देखो, तो इन लोगों ने क्या दिया है? नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ये ऑप्शन गलत है, बोलता नहीं देना है, नहीं ट्रांसफर करना है, गलत है। ये अमाउंट गलत है, ये भी अमाउंट गलत है, मतलब कितना ट्रांसफर करना है? रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 9,50,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एकदम क्लियर हो गया। मैं पर्पसली थोड़ा आराम से जा रहा हूँ, एक एक चीज आप देख लो, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, ऑप्टिमम पेस के साथ जाते हैं। तो 4th MCQ का आंसर क्या है एक बार बताइए? तो 4th MCQ का है ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? अच्छा अभी सुनो ना, अब एक बार ये ना वीडियो पॉज करके अगर तुमको ये रूल्स लिखना है तो ये भी लिख लो। कैसा है ना कि अगर किसी को ये रूल का रेफरेंस लिखना है तो लिख लो, ठीक है। इसका भी अगर तुमको ऑप्शन लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो बेटा सारे MCQ हो गए। अब है ना मैं केस सिनेरियो 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बिफोर डिस्कसिंग केस सिनेरियो 2 मैं क्या सजेस्ट करूंगा, जैसे आप लोगों ने केस सिनेरियो 1 पढ़ा था वैसे ही आप लोग केस सिनेरियो 2 भी वीडियो पॉज करके पढ़ो, ताकि जब मैं डिस्कस करूं आपका अपना भी एक ओपिनियन डेवलप हो जाए। सो प्लीज पॉज दी वीडियो एंड रीड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आपने केस सिनेरियो पूरा पढ़ा होगा तो आपको एक ऑब्जर्वेशन आ गया होगा। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आया होगा? ये जो पूछा गया ये PPIRP के बेसिस पे पूछा गया है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक PPIRP नहीं पढ़े होंगे उसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा है यूट्यूब पे, जो अमेंडमेंट वीडियो उसमें उसका रेफरेंस मैं आप लोग को दे दूंगा। तो ये पूरा PPIRP के बेसिस पे एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। सी सबसे पहले क्या बोला है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर इनिशिएशन ऑफ PPIRP बाय द कॉर्पोरेट डेटर। एक कौन एलिजिबल नहीं है PPIRP के अंदर टू फाइल एन एप्लीकेशन? को कौन नहीं एलिजिबल है, ठीक है, या कब नहीं फाइल कर सकता है? अब है ना अगर तुम ये देखोगे ना तो ये सेक्शन IBC के 54A2 से आया है, ठीक है। IBC के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के 54A2 से ये पूछा गया है। इसमें राइट आंसर क्या है मेरे बच्चों कि लास्ट के 3 इयर्स में जिसने CIRP कंप्लीट किया है वो PPIRP के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नॉट एलिजिबल में करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो लास्ट के 3 इयर्स में PPIRP के लिए जिसका CIRP कंप्लीट हुआ है वो PPIRP के लिए नहीं जा सकता है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है अमेंडमेंट वीडियो में। अच्छा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। क्लियर है ये? अच्छा ये सेक्शन के रेफरेंस में तुमको एकदम एंड में लिखने दूंगा, मतलब फिर अगला 6 क्या बोलता है? द PPIRP may be made in respect of corporate debtor who commits a default subject to condition that the majority of director of the corporate debtor have made a declaration stating inter alia that the corporate debtor shall file an application for initiating PPIRP within a definite time period. अब इसका ये तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट टाइम लिमिट है इसका। क्या टाइम लिमिट है?
बताइए सब लोग एक बार। तो इसका टाइम लिमिट है 90 डेज का। क्लियर है ये? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी 90 डेज। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं। एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी may be made in respect of corporate debtor who commits a default subject to the condition that the members of corporate debtor have passed dash approving filing of initiating PPIRP, that is pre-packaged insolvency resolution process। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कहने से PPIRP के लिए कितने मेंबर्स ने अप्रूवल पास करना चाहिए। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है PPIRP अगर इनिशिएट करना है तो मेंबर का भी अप्रूवल चाहिए। कौन सा अप्रूवल चाहिए? तो बेटा ये स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, सी। अच्छा, कौन से पार्ट से ये पूछा गया है? सेक्शन 54A2 से पूछा है, आईबीसी के, तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दिया हूं। क्लियर है ये? तो कहने से अगर पीपीआईआरपी इनिशिएट करना है तो मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए। कौन सा अप्रूवल चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन का। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाता हूं। The corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditor not being its related party representing dash due to such creditor for filing of an application for initiating PPIRP in such form as may be specified। क्या बोला है? ये अगर कॉर्पोरेट डेटर को कहने से कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए। ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का हम लोग अप्रूवल का बात करते हैं उसमें रिलेटेड पार्टी तो वोट नहीं डालता है, तो कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए। तो सबसे पहले ये कहां से पूछा गया है? ये आपका पूछा गया सेक्शन 54A3 से, और ये क्या बोलता है? इट शैल नॉट बी लेस देन 66% वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेट। लेस देन 60 तो नहीं आएगा, 66, ठीक है। ऑपरेशनल डेट भी नहीं आएगा, तो फिर बचा ही क्या? बी बचा क्या? नॉट लेस देन 66% इन वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेट। इसको मैं अदर लैंग्वेज बोलूं 66% और मोर वैल्यू, 66% और मोर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेट। तो 8 का क्या आंसर है बच्चों? 8 का आंसर है बी। क्लियर है? अगले पे जाते हैं। The adjudicating authority shall within a period of dash of the receipt of application for initiating of PPIRP by an order admit the application if it is completed or rejected in the application if it is incomplete। मतलब क्या बोल रहा है? ये NCLT कितने दिन में एप्लीकेशन रिसीव होने से एडमिट या रिजेक्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है, सब सही है, तो कितने दिन में एडमिट करेगा, और अगर नहीं सही है तो रिजेक्ट करेगा, तो कितने दिन में रिजेक्ट करेगा। तो कैसे टाइम लिमिट पूछा है, तो ये ऐसा तो सिमिलर आईबीसी में दूसरे के लिए भी यही प्रोविजन है, तो 14 डेज में करेगा। तो इसका भी क्या है? सेक्शन 54C4। क्लियर है? अच्छा, 54C4 किसका? आईबीसी का। तो एनसीएलटी 14 डेज में एप्लीकेशन को कंफर्म करता है कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्लियर है ये? अगले पॉइंट पे जा रहा हूं। अब बेटा कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो जिनका पीपीआईआरपी नहीं पढ़ के हुआ तो वो ये सारे एमसीक्यू पीपीआईआरपी के बाद वापस देख लेना। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, आप लोग एक काम करो, पॉज करके इस सेक्शन के रेफरेंसेस आप लोग लिख लो। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू सुनो, ये हम लोग एक बारी अच्छे से देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, शांति से सुनना। सबसे पहले A1 Software Limited is continuously losses and financial crunches for the last 4 years or so. In order to save company from impending liquidation, it proposed a scheme of compromise to its creditor worth 1 crore 50 lakhs and accordingly filed the said scheme with the jurisdictional tribunal. Minimum how many creditors in value must agree and conform to the scheme of compromise so that the tribunal may dispense with calling of a meeting to the creditors। ये सुनो, इन लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जा रहे हैं, और जब ये लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जाते हैं तो कहने से तुमको सेक्शन 230 आ जाता है। अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि टोटल क्रेडिटर का वैल्यू कितना है? 1 crore 50 lakhs, और टोटल क्रेडिटर का वैल्यू अगर 1 crore 50 lakhs है, तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज स्कीम में जाना चाहता है, बट दे डोंट वांट कि इनको मीटिंग कंडक्ट करना पड़े। तो मुझे बताओ कि एनसीएलटी अगर इनको अलाउ करता है नॉट टू कंडक्ट मीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीएलटी अगर इनको अलाउ करता है नॉट टू कंडक्ट मीटिंग, ये तो एनसीएलटी कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स जाना चाहिए उसके लिए? तो 90% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, तो तभी एनसीएलटी अलाउ कर सकता है, मे अलाउ, जब 90% ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स जाएगा एप्लीकेशन लेके। तो टोटल क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? 1 crore 50 lakhs, तो उसका 90% कितना आएगा? कैलसी पे करो, 1 crore 35 lakhs आएगा। ये तो कहने से ये 90% ऑफ 1.5 crore, तो ये कितना आएगा? 1 crore 35 lakhs। तो मतलब ये ए आंसर राइट है। देखो ये सब गलत है ना, राइट आंसर क्या है? ये। अच्छा, ये कौन से सेक्शन से आया है? सेक्शन 230 से आया है।
सबसेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर से। क्लियर है ये? बड़े आगे, इसका भी आंसर देखना है तो देख लो ऑप्शन ए, ठीक है। अगला बी, शिवदीप submitting his claim an operational creditor to the liquidator of the Chiranjeevi Food Product Limited, which is under liquidation. After submission of his claim, Shivdeep is desirous of altering it out of the following four options. Which one correctly indicates the time period within which he can alter his claim after submission? ये मुझे बताओ, क्लेम, अब ये IBC टॉपिक से आया है, मुझे बताओ जब तुम क्लेम कर देता है, तो अगर आप क्लेम कर देता है और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने क्लेम गलत किया है, आप उसको ऑल्टर करना चाहते हो, तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। कितने दिन में कर सकते हैं बेटा? सेक्शन 38 बोलता है 14 डेज में कर सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे, सेक्शन 38 ऑफ IBC कितने दिन में कर सकता है? 14 डेज में। तो क्या डेट है? 14 डेज। सी क्लियर है? यहाँ पे देखो सी, ठीक है। ये अगला, नंदीश और रेसिडेंट इंडियन है, ये फेमा से आया है ये, और ये तो समझ गया ना IBC 12th वाला फेमा से। नंदीश और रेसिडेंट इंडियन रेमिटेड USD 1 lakh on 7th June 2021 to his son Ishan, who is settled in California, USA, since he urgently required fund. On 9th July 2021, Nandish again remitted 71,000 to meet expenses to be incurred in respect of his ailing wife Medhavi, who had recently gone to USA to meet his son Ishan, but had developed serious coronary disease. For specialist treatment of Medhavi at a specialized hospital of sum of USD 79,000 was remitted second time on 30th July 2021. ये मतलब सब फैक्ट छोड़ो, तुम देखो कितना टोटल अभी तक भेजा है पैसा। पहले तो देखो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 21-22, ठीक है। 21-22 में मेरे बच्चों कितना भेजा है? पहले तो $1 लाख भेजा, $1 लाख भेजा, फिर कितना भेजा है ये फॉरेन में? $71,000 भेजा है, और फिर कितना भेजा है? तो इन लोगों ने $79,000 भेजा है। मतलब अभी तक टोटल कितना भेज दिया है? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी तक टोटल कितना भेज दिया बताइए। तो अभी तक टोटल इन्होंने भेजा है $2,50,000। LRS के अंदर कितना भेजा है? $2,50,000। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी तुमको मैंने क्यों ये लिखा भी बताता हूं मैं। ये टोटल कितना भेज दिया? $2,50,000। और LRS के अंदर, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को ईयरली एक साल में कितना अलाउड है? मैक्सिमम $2,50,000। मतलब इसने अपना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक कहते पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। अब देखो अगले 10 डेज में वो क्या बोलता है? Within 10 days, Medhavi recovered and was allowed to return to her son's residence from the hospital. Choose the correct option from those stated below as to Nandish can send foreign exchange to his son Ishan for the purpose of purchasing a house without obtaining prior approval of RBI. ये अपन ने पढ़ा है, LRS तक तो तुम बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI के भेज सकता है। LRS के ऊपर अगर तुमको भेजना है तो तुमको RBI का प्रायर अप्रूवल लगेगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में तो इसने LRS ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया है, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा एग्जॉस्ट करने के लिए। अब ये भाई साहब क्या चाहता है कि अपने बच्चे के क्या बोलते हैं घर खरीदने के लिए फॉरेन में $US भेजना चाहता है, फॉरेन करेंसी भेजना चाहता है। तो कितना भेज सकता है बिना RBI के अप्रूवल के? ये कुछ भी नहीं भेज सकता। आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कुछ भी नहीं भेज सकता क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है। अब ये अगले साल भेज पाएगा सीधा। तो देखो इधर ऑप्शन 1 क्या बोलता है? ऑप्शन ए बोलता है विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI नंदिश कैन सेंड फर्दर फॉरेन एक्सचेंज टू हिज ईशान ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल 22। मतलब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा? 22-23 उसमें ही भेज पाएगा, उसके पहले नहीं भेज पाएगा। तो ये ऑप्शन अपने को सही दिख रहा है, तो अपन बाकी देखेंगे ही नहीं। ठीक है, जनवरी 22 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो 21-22 चला गया। अच्छा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 21-22 चला गया, वो पीरियड तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। जुलाई 22 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियसली ये अगर अर्लीस्ट बोला है तो मैं कब जल्दी में जल्दी कब भेजना चाहूंगा? जब फाइनेंशियल ईयर 22 स्टार्ट हुआ है, मतलब अप्रैल में। तो राइट आंसर क्या है? ए है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? ए। अगले एमसीक्यू पे जा रहा हूं। आफ्टर 5 years of stay in India, Mr. Umesh came to India at his paternal place in New Delhi on October 25, 2019. तो क्या नहीं से इस दिन आया वो?
for the purpose of conducting of business with his two younger brothers, Mr. Rajesh and Somesh, can contribute sum of rupees 10 lakhs as his capital. Simultaneously, Mr. Umesh also started a proprietary business of selling artistic bracery, jewelry, etc., procured directly from the manufacturers based at Moradabad. Within a period of 2 months after his arrival from USA, Mr. Umesh established a branch of his proprietary business at Minnesota, USA. You are required to choose the appropriate option with respect to the residential status of Mr. Umesh and his branch financial year 21-22 में. एक कहना ही से इसको मैं अगर नटशेल में बोलूं, अच्छा जितना भी एमसीक्यू में आप लोग को पढ़ा रहा हूं ना, आप एक और चीज करो, जब वीडियो पॉज करके ना एमसीक्यू एक बार खुद भी पढ़ लेने का, ताकि अपना भी डेवलप हो जाता थॉट प्रोसेस. अच्छा अभी सुनो, इसमें क्या बोला है ना कि ये जो क्या नाम है इसका, उमेश, उमेश इंडिया में आया है, और इंडिया में आया है, वो इंडिया में है अभी, और वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने यूएसए के ब्रांच को. मिनीसोटा जगह है, मतलब यूएसए का ब्रांच बोलते हैं अपन, वहां के ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है. तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा? ये मैंने ब्रांच में क्या पढ़ाया था आप लोग को कि अगर कोई ब्रांच एजेंसी ऑफिस है इन इंडिया, वो रेसिडेंट होगा, या तो कोई ब्रांच एजेंसी ऑफिस है आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय पीआरआई, अगेन से वो भी क्या होगा, वो भी रेसिडेंट होगा. तो ये क्या हो गया, सी हो गया. ठीक है, बढ़े आ गया. अब ध्यान देना, नेक्स्ट इस पे जा रहा हूं. अक्षरा अ बिल्डिंग अ डेवलपर लिस्टेड, ये तुम्हारा एलओडीआर से है, ये फेमा से था क्वेश्चन, यहां पे लिख देता हूं. नेक्स्ट एलओडीआर से देखते हैं क्या बोला, एक बार इसको जस्ट रीड कर लेते हैं हम लोग, मेरे साथ आप लोग भी रीड करो. अक्षरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, एक बार रीड कर लो फिर समझाता हूं. अ कंपनी लिस्टेड ऑन बीएससी लिमिटेड is contemplating upper revision in the rate of interest of its existing 12% bond by 1% so as to make them 13% bond with effect from August 14, 2021. The said proposal is to be laid before the board of directors at a board meeting to be held on July 14, 2021. From the following option, choose the one which correctly indicate the latest date by which the Akshara builder is required to intimate to the BSC Limited about the board meeting where increase in rate is being considered, keeping regulation 29 of SEBI LODR in mind. ये क्वेश्चन किससे, LODR से है, ये तो पता चल गया होगा. एक्चुअली LODR में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है बताइए मेरे को. LODR में अपन ने ये पढ़ा है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करना है, किसी बोर्ड मीटिंग में अगर कोई डिस्कशन करना है ऐसे एजेंडा पे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करना है या ऑल्ट्रेशन करना है तुमको नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज को, तो ऐसे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के 11 डेज बिफोर तुमको इन्फॉर्म करना होता है. किसको, स्टॉक एक्सचेंज को. अब ये बोर्ड मीटिंग कब करने वाले हैं, जुलाई 14 को, जिसमें उन लोग इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करने की बात कर रहे हैं. ये तो इसके 11 डेज बिफोर इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. अब बेटा 11 डेज बिफोर, जुलाई 14 से 11 डेज बिफोर कौन सा डेट होगा, 3 जुलाई होगा ऑब्वियसली. तो कहने से 3 जुलाई, तो ये देखो ये जुलाई 1 है तो ये तो नहीं आ सकता है, ये जुलाई 5 है तो ये भी नहीं आ सकता है, ये जुलाई 7 है तो ये भी नहीं आ सकता. तो राइट आंसर क्या है, बी, जुलाई 3. क्लियर है, जुलाई 3 तक उनको क्या करना है, बोर्ड मीटिंग का जो रिवाइज करना है वो इंटीमेट कर देना. ये बी है. क्लियर है, क्लियर है. अगला ए मिस्टर एक्स, ये FCRS है. मिस्टर एक्स को एक एंटिक मिला, रिसीव्ड एन एंटिक स्टैचू फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड हु रिसाइड अब्रॉड एज अ गिफ्ट ऑफ हिज on his 50th birthday of worth rupees 70,000. State the nature of gift given to Mr. X in the light of the FCRA. ठीक है, अब इन लोगों को गिफ्ट मिला है, इसको 70,000 का गिफ्ट मिला है, लेकिन किससे मिला है, फ्रेंड से मिला है. तो बोलता है कि क्या ये FCRA माना जाएगा. ये तो क्या आंसर दिया है, बोला बी, बोला FCRA माना जाएगा. बोला क्यों FCRA माना जाएगा, क्योंकि अदर देन रिलेटिव से मिला है. ठीक है, सो कहने से MCQ मैंने एक बार फटाफट डिस्कस कर लिया. एक्चुअली कैसा है ना, ये सब बहुत ज़्यादा आप लोग को एक बेसिक एप्लीकेशन पता है, तो मैंने सिर्फ क्या किया है, जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि तुमको कोई सेक्शन रेफरेंस में कंफ्यूजन हो सकता है वो दे दिया, या कोई रीज़न अगर ICI ने कोट नहीं किया तो वो बता दिया है मैंने. तो एक बार ये हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में, ना ज़्यादा टाइम लेंगे बट थोड़ा सा ऑप्टिमम पेज पे जाके क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ये शांति से करेंगे. पहले एक बार तुम खुद सोचना और फिर मेरे आंसर्स के साथ मैच करना. सबसे पहला क्या है,
विभूति मैकेनिक्स लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब 16th क्वेश्चन, विभूति मैकेनिक्स लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली, was incorporated on 17th February 2016 with 5 directors who are responsible for managing the affairs of the company. Harshit, one of the directors, look after the marketing function, but his understanding with other 4 directors is dwindling day by day. Other 4 directors, that is Nipun, Lakshita, Shreyas and Vidur, are also suspecting that Harshit is involved in some illegal activities which may cause a huge loss to the company in future. Now they are contemplating of Harshit from office of the director before expiry of his tenure. A. Contemplating removal. अभी ये एक मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अगर आप लोग ने, और जब भी मैं बोलूँ ना तो एक बार तुम भी वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो ताकि तुम्हारा एक अपना ओपिनियन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सी अगर ये क्वेश्चन तुम लोग ने रीड किया है तो क्या ऑब्जर्व किया रहेगा, यहाँ पे हुआ क्या है, कैसे डायरेक्टर्स है, टोटल 5 कंपनी में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, टोटल 5 डायरेक्टर्स है। उस 5 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर का बाकी 4 डायरेक्टर्स के साथ रिलेशन खराब हो गया। अब वो एक डायरेक्टर को बाकी 4 डायरेक्टर्स मिलके निकालना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये सेक्शन कौन से इससे आया, क्या नहीं से ये सेक्शन 169 से आया है, सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वहां से आया है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है मेरे बच्चों, सेक्शन 169 की अगर किसी डायरेक्टर को निकालना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये पहले उस डायरेक्टर को, पहले तो क्या होगा कि कंपनी को स्पेशल नोटिस मिला है, फिर कंपनी को जब स्पेशल नोटिस मिलेगा वो कंसर्न डायरेक्टर को भेजेगा, कंसर्न डायरेक्टर क्या करेगा, अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी क्या करेगा, या तो सर्कुलेट करेगा सारे मेंबर्स में, और सफिशिएंट टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, जनरल मीटिंग में रीड आउट करेगा, ठीक है। प्लस साथ में जब मीटिंग कंडक्ट होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और बाकी शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली वो नोटिस दिया जाता है, और जब मीटिंग कंडक्ट होगा तो डायरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद अगर तुमने वो जो ये है वो रिप्रेजेंटेशन अगर सर्कुलेट नहीं किया तो वो रीड आउट भी होगा मीटिंग में, एंड उसके बाद फिर क्या होगा, शेयर होल्डर का अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया तो वो निकाल दिया जाएगा, नहीं पास हुआ तो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो सेकंड टेन्योर के लिए अपॉइंट होता है तो वो तो अपॉइंटमेंट भी एसआर से होता है, उसका रिमूवल भी एसआर है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में ओआर पास होगा तो डायरेक्टर निकल जाएगा। अच्छा, डायरेक्टर निकल गया और उसकी जगह पर अगर किसी को और को तुमको अपॉइंट करना है तो उसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। क्या ना, ये सब हमने पढ़ा था। उसमें 2 टाइप के डायरेक्टर, पीआर डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, और एनसीएलटी डायरेक्टर, ये दोनों को तुम नहीं निकाल सकता है। इन सारी चीजों का सेक्शन 169 में जो भी अपन ने चार्ट में पढ़ा था ये वो पूरा एक तो प्रोविजन में आ जाएगा। अब वो सब याद करो और उसके बेसिस पे ये आंसर करो, देखो क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, कीपिंग इन व्यू हिज इलीगल एक्टिविटी, निपुण, लक्षिता, श्रेयस, विदुर कैन रिमूव हर्षित बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। ये मुझे बताओ, ये चारों डायरेक्टर मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन से रिमूव करना चाहते हैं, हो सकता है क्या, नहीं ना, नो। कहने से कैसे रिमूव होगा, इसको रिमूवल के लिए ओआर ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर, तो इसका आंसर क्या है, नो है। क्यों नो है, क्योंकि ओआर ऑफ शेयर होल्डर्स चाहिए रहेगा। तो पहले का आंसर देखो, द अदर डायरेक्टर्स ऑफ विभूति मैकेनिक्स निपुण, लक्षिता, श्रेयस, विदुर कैन नॉट बी रिमूव्ड हर्षिता बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही निकाल सकते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर को, और वो भी कैसे, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है ना, बोला नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर सेकंड टेन्योर, तो इसके लिए ओआर चाहिए। क्लियर है ये, क्लियर है ये। अच्छा, इसके बाद हर्षिता कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरा कोटेशन, अब ये एनालाइज कर रहे हैं स्टेट विथ रीजन कि हर्षिता को निकालना है तो क्या एसआर चाहिए रहेगा, तो ये भी नो। क्यों, ये नॉर्मल डायरेक्टर है, इसको निकालने के लिए एसआर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ओआर ऑफ शेयर होल्डर। अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ना जो सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट होता तो उसको निकालने के लिए एसआर चाहिए होता। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो इसको, और उसका सेकेंड टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला नहीं, तो इसको निकालने के लिए ओआर चाहिए शेयर होल्डर का। तो ये जो सेकेंड बी बोला है इन्होंने कि क्या हर्षिता रिमूव्ड बाय एसआर हो सकता है, तो बोला नॉट करेक्ट, हर्षिता को तुम एसआर के थ्रू नहीं निकालोगे। क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, उसको निकालने के लिए क्या पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर है। अब अगला हम लोग डिस्कस करते हैं, निपुण wants to appoint Dishant an employee of the company but is very close to him as Nipun want to appoint Dishant an employee of the company but is very close to him as a director in place of Harshita after his removal of director।
मतलब इन्होंने सिचुएशन चेंज कर दिया, बोलते हैं कि मानो अगर हर्षित को निकाल दिया डायरेक्टर के पोस्ट से तो उस केस में क्या होगा। तो बोले अगर तुमने हर्षित को निकाल दिया उसकी जगह पे निपुण को अपॉइंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या। ये तो वही 169 का प्रोविजन लगाओ कि अगर कोई डायरेक्टर को तुम निकाल देगा तो उसकी जगह पे अगर किसी को और को अपॉइंट करना चाहता है तो कर सकता है क्या, यस कर सकता है। ये बट उसके जगह पे किसी और को अपॉइंट करने के लिए तो उसके लिए तुमको क्या देना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस। तो मैं ऐसे बोलूं कि निपुण अगर दिशांत को अपॉइंट करना चाहता है, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ हर्षित, हर्षित को निकाल के अगर निपुण दिशांत को अपॉइंट करना चाहता है तो कर सकता है क्या, कर सकता है। लेकिन इसके लिए कहने से पहले से क्या देना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस। अगर स्पेशल नोटिस दिया है तो ही वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। अच्छा मान लो अगर अपॉइंट हो गया तो कब तक कंटिन्यू करेगा, यस, पहले तो यस क्या चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, स्पेशल नोटिस। और अगर अपॉइंट हो गया तो कब तक कंटिन्यू करेगा, ये दिशांत कब तक कंटिन्यू करेगा, ही कैन कंटिन्यू टिल क्या, टिल टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर के टेन्योर तक कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ ये सी में कर सकता है, यस। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। और दिशांत कब तक कंटिन्यू करेगा, टिल द टेन्योर ऑफ प्रीडिसेसर हर्षित, मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर हर्षित के टेन्योर तक। क्लियर है। अच्छा सुनो ना, इसका तुम लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है, बढ़ो आगे। अगला डिस्कस कर रहा हूं 17th MCQ, ध्यान से सुनना, सेबी से ही है। वसुमंदन लाल, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फ्लोरेंस शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, was found to be guilty of contravention under SEBI Act। कहने से वसुमंदन लाल SEBI Act में गिल्टी फाइंड आउट हुआ है अंडर सेक्शन 27 and was imposed a penalty of 70 lakhs wide order of SEBI dated 14th April 2021। SEBI issued notice to Mr. Vasumandan for paying penalty but he refrained from doing so and unfortunately he passed away on 25th May 2021 without paying the penalty। इसमें दो चीज समझो, अगर सेबी एक्ट में किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लेवी हुआ है या तो डिसजॉर्जमेंट लेवी हुआ है, डिसजॉर्जमेंट क्या होता है कि जो भी उसने लॉस किया है उसको वो कंपेंसेट करना है, तो वो तो चाहे डेथ के पहले उसके ऊपर लेवी हो या डेथ के बाद, एक कहने से वो उसके लीगल हेड से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर पेनल्टी है ना, तो अगर उसका मर जाता और उसके बाद अगर वो पेनल्टी लेवी होता तो उससे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पेनल्टी उसके मरने के पहले लेवी हो गया है तो उससे रिकवर कर सकते थे। अब ये मैंने ब्रीफली क्यों बताया, क्योंकि इसको इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर को इन्होंने क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन इन्होंने पहले क्या बोला कि एक वसुमंदन लाल बोल के एक डायरेक्टर था जो गिल्टी था सेबी एक्ट में, एंड उसके ऊपर सेबी ने 70 लाख का पेनल्टी लेवी किया था, लेकिन उसने वो पेनल्टी नहीं पे किया। 14 अप्रैल को ही लेवी कर दिया था बट उसने वो पेनल्टी लेवी नहीं किया, एंड उसके बाद मतलब उसको जो सेबी ने पेनल्टी लेवी किया था उसने वो पे नहीं किया डायरेक्टर ने, और उसके बाद उसका डेथ हो गया। मतलब मैं बोलूं ये 70 लाख का जो पेनल्टी है ये क्या नहीं से सेबी ने कभी लेवी किया है, सेबी लेवीड बिफोर डेथ। तो भले डायरेक्टर ने पे नहीं किया, सेबी ने तो ऑलरेडी पेनल्टी लगा दिया था उसके मरने के पहले। अगर उसके मरने के पहले नहीं लगाया रहता तो उसके मरने के बाद वो उससे रिकवर नहीं हो सकता था। डिसजॉर्जमेंट कभी भी हो सकता है बट पेनल्टी मरने के पहले लगाया तो ही रिकवर होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में उसके मरने के पहले ही लेवी कर दिया था बट उसने पे नहीं किया और बाद में वो मर गया। अब क्या हो रहा है, उसका एस्टेट उसके बेटे को मिला है राजगोपाल को, कितना मिला है, 60 लाख का मिला है, जिसमें से 25 लाख का प्रॉपर्टी है ना उसने मॉर्गेज कर दिया है। अब रिकवरी ऑफिसर है ना वो 28A के अंदर राजगोपाल से रिकवर करना चाहता है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वेदर इट वाज वैलिड टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर राजगोपाल, क्या राजगोपाल के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है। 2 मिनट में फटाफट नटशेल में बोलता हूँ। 70 लाख का पेनल्टी किसने लेवी किया है, 70 लाख का पेनल्टी सेबी ने लेवी किया है डायरेक्टर के ऊपर बिफोर हिज डेथ, बट उसने भरा नहीं और वो मर गया बाद में। अब उसके बाद उसका जो लीगल एस्टेट था वो 60 लाख तक का उसका लीगल एस्टेट किसको मिल रहा है, उसके लीगल हेयर को, उसके बेटे को। अब क्वेश्चन आता है क्या सेबी मतलब रिकवरी ऑफिसर क्या ये रिकवर कर सकता है इससे राजगोपाल से, क्योंकि पेनल्टी उसके डेथ के पहले ही लेवी कर दिया था। एक कहने से ये उससे रिकवर किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो आंसर इज यस, कैन बी इनिशिएटेड। अच्छा यस कैन बी इनिशिएटेड,
लेकिन कितना रिकवर कर सकता है? भले पेनल्टी 70 लाख का है, एक केनाई से तुम उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते हो जितना उसको मिला है। तो अगर उसको फादर से 70 लाख से कम मिला है उसके लीगल एस्टेट में, तो उस केस में इनहेरिटेंस में अगर उसको 70 लाख से कम मिला है तो जो भी अमाउंट मिला मैक्सिमम उतना ही रिकवर कर सकते हो। तो पहले क्या रिकवर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। पहले तो रिकवर इनिशिएट कर सकते हैं, यस। वाई कर सकते हैं? बिकॉज पेनल्टी लेविड बिफोर डेथ। अच्छा, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या बोल रहा है? What shall be the liability of Mr. राजगोपाल in such recovery proceeding? राजगोपाल से कितना रिकवर करेंगे? देखो 70 लाख का पेनल्टी अमाउंट है, 70 लाख का पेनल्टी अमाउंट है, बट उसको एस्टेट में कितना मिला? 60 लाख। तो कहने से एक चीज तो कंफर्म है कि उसको तुम 60 लाख से ज्यादा तो रिकवर नहीं कर सकते हो, बट 60 लाख में भी 25 लाख वो मॉर्गेज कर दिया है। 25 लाख का असेट तो मॉर्गेज करके रखा है उसने, तो वो मॉर्गेज असेट तो सेबी ले ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो वो उसके लिए ना राजगोपाल पर्सनली लायबल होगा। और जो बचा हुआ 35 लाख है ना, वो बचा हुआ 35 लाख राजगोपाल को एस्टेट से देना पड़ेगा। अब उसने 25 लाख का जो एस्टेट था उसको मॉर्गेज करके लोन या कुछ भी ले लिया होगा, तो राजगोपाल वो तो सभी बेच भी नहीं पाएगा 25 लाख का असेट, तो वो उसके लिए राजगोपाल पर्सनली लायबल होगा। तो टोटल 60 लाख लेगा, लेकिन उस 60 में से ना सेबी 25 लाख का तो असेट को छू भी नहीं सकता क्योंकि वो मॉर्गेज्ड है, तो उसके लिए राजगोपाल पर्सनली लायबल होगा। और बचा हुआ जो 35 लाख है ना, वो या तो सेबी लेके चला जाएगा, तो राजगोपाल को वो उस एस्टेट से 35 लाख के एस्टेट से उसको पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, टोटल कितनी लायबिलिटी होगी राजगोपाल की? 60 लाख। क्यों? क्योंकि उसको फादर से 60 लाख ही मिला है, तो भले पेनल्टी का अमाउंट 70 लाख है, उसको 60 लाख का ही लायबिलिटी आएगा। अब देखो यही लिखा है यहां पे। पहले तो क्या वो लायबल होगा? आंसर बताओ, पहले क्या लायबल होगा? यस, लायबल होगा वो, क्योंकि बिफोर डेथ हुआ है, तो शाल बी लायबल इन केस ऑफ पेनल्टी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा राजगोपाल। दूसरा, कितना रिकवर करेंगे उससे? तो भले 70 लाख तुमने लगाया है, बट उसको कितना मिला? 60 लाख। तो 60 लाख ही उसको, टू द एक्सटेंट ऑफ 60 लाख ही वो लायबल होगा। अच्छा, लेकिन उस 60 लाख में से कैसे 25 लाख तो उसका क्या है? मॉर्गेज है। मॉर्गेज है तो उसके लिए लायबल क्या होगा? वो इस 25 लाख के लिए पर्सनली लायबल होगा। एंड बचा हुआ जो 35 लाख है वो चार्ज फ्री असेट है, तो उसमें से उसको या तो वो एस्टेट बेचने के पैसा दे देगा या तो सभी वो लेके चला जाएगा। क्लियर? तो इतना याद रखो कि टोटल कितने के लिए लायबल होगा? 60 लाख के लिए। एक बार फटाफट ओवरव्यू देते जा रहा हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आईबीसी से है। आईबीसी में मैं इसको रीड करता हूं, तुम भी रीड करो, फिर मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, तुषार महेश्वरी, इसने रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए अपना कैंडिडेचर दिया, ठीक है? एप्लीकेंट ऑफ वॉल्ट चैम्बर्स लिमिटेड को क्यों दिया था? क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान को इनवाइट किया था, तो उसने अपना कैंडिडेचर दिया। मतलब तुषार महेश्वरी वांट्स टू बिकम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है। तो तुषार महेश्वरी जिसमें रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है ना, वॉल्ट चैम्बर लिमिटेड, उसको अपना उसने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब तुषार जो है ना, ये इज अ स्पाउस ऑफ सिस्टर ऑफ मिस्टर धरिया हु इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ वॉल्ट। मतलब कहना इसे ये कनेक्टेड पर्सन है, ये रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाता है। दैट मीन्स वो अमित से क्या है? कनेक्टेड पर्सन है। अब वो अमित से कनेक्टेड पर्सन है ना, अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि तुषार है ना, फेमा एक्ट में वायलेशन किया है 12th शेड्यूल के अंदर, ठीक है? 12th शेड्यूल के अंदर फेमा मतलब 12th शेड्यूल में ही आता है, तो उन्होंने बस लिख दिया फेमा एक्ट, फिर लिख दिया कि 12th शेड्यूल में वायलेशन हुआ है। अब तुमने पढ़ा है ना कि अगर 12th शेड्यूल में तुम्हारा कोई भी वायलेशन होता है, अगर उसका टेन्योर 2 साल से उससे ज्यादा के लिए, तो वो जेल में जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो 12th शेड्यूल में 2 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल में जाता है, तो जेल से आने के बाद 2 साल तक वो क्या नहीं बन सकता है? जेल से आने के बाद 2 साल तक वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला 2.5 साल के लिए जेल में गया है और 2 साल खत्म नहीं हुआ है, तो क्या वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है क्या? अब मेरे बच्चों एक बात बताऊं, ये तुषार है ना, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है कि नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। अब अगर तुम ये क्वेश्चन को देखोगे ना, तो वो अमित से कनेक्टेड पर्सन है, और अगर तुमने वो 29A डिटेल में पढ़ा होगा ना, तो वो जो जेल वाला टेन्योर था ना, वो कनेक्टेड पर्सन को अप्लाई नहीं होता है, मतलब वो प्रोवाइजो में एग्जेम्पशन में आ जाता है। और अगर ये कनेक्टेड पर्सन नहीं होता, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता, तब तो ये कहना ही से तो ये बन ही नहीं सकता था रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। लेकिन
वो 29A में कनेक्टेड पर्सन को वो एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इसको एग्जेम्पशन दे दिया, इसको बोला कि ये बन पाएगा। तो ये क्यों बन पाएगा? बिकॉज ही इज कवर्ड इन कनेक्टेड पर्सन। तो ज्यादा इसके ऊपर सिर्फ ये अगर देख लोगे तो समझ जाएगा तुमको। देखो अकॉर्डिंगली ये जो प्रोवाइजो है ना, विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ ही इज कवर्ड इन द सेड प्रोवाइजो। सेड प्रोवाइजो मतलब क्या? किसमें कवर्ड है? वो कनेक्टेड पर्सन में, इसीलिए उसको वो प्रोवाइजो ही अप्लाई नहीं होगा, जेल वाला, इसीलिए वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन पाएगा। थर्ड मिस्टर तुषार विल बी एलिजिबल टू बिकम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा ये समझा ना तुमको, आईबीसी से था ये। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे? वो बेटा फॉरेन कंपनी चैप्टर से, टू बी प्रिसाइजली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चैप्टर से। अब सुनो, इसमें क्या हुआ था, ये जो ब्लू स्टार कंपनी है इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही है, एंड हैज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, मतलब CIOI है। अच्छा, ये कंपनी ने कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट है और ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बताया। अपार्ट फ्रॉम अबव, एक कॉन्ट्रैक्ट उसने मैनेजर के साथ भी किया है। कंपनी इंटेंट टू ऑफर सिक्योरिटीज इन इंडिया। आप मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर कोई इंडिया में सिक्योरिटीज ऑफर करना चाहता है, आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ, सिक्योरिटीज ऑफर करना है तो भले फिर वो फॉरेन कंपनी हो या वो CIOI हो, ये दोनों को अप्लाई होगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 388। क्लियर है? कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 388। मल्टीपल सेक्शन अप्लाई होगा। 388 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बात किया है, इंडिया में सिक्योरिटीज ऑफर करना है। सुनो, फॉर दैट पर्पस द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी मिस्टर बेरी क्रिश्चियन prepared the prospectus along with annexing required document and got it registered. Experts consent was issued in a separate statement, the reference of which was given in prospectus. अब सुनो, अब मैं तुमको थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा ताकि इस क्वेश्चन में तुम कनेक्ट हो जाओ। ये देखो, ये CIOI है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये क्या करना चाहता है? इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस में तो उसने कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट डाला नहीं है, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अलग से डाला है, ठीक है, और प्रोस्पेक्टस में सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है। मुझे बताओ, अगर तुम CIOI हो, तुम सिक्योरिटीज इंडिया में इशू कर रहे हो, उसके लिए तुमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस में तुमने कोई रेफरेंस दिया है एक्सपर्ट के स्टेटमेंट का, तो क्या उसके लिए एक्सपर्ट का कंसेंट लेना पड़ेगा? ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर तुम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज कर रहे हो, या किसी रिपोर्ट के बेसिस पे यूज कर रहे हो, या तो किसी रेफरेंस के बेसिस पे यूज कर रहे हो, तीनों में से कुछ भी कर रहे हो तो वो प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट माना जाता है और उसके लिए एक्सपर्ट का कंसेंट लगता है। तो ये चीज थोड़ा याद रखना, ये एक पार्ट है। पहले मैं इसको बता देता हूँ, वेदर द एक्सपर्ट स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि कैन आई से इवन बाय वे ऑफ रेफरेंस, अगर तुमने प्रोस्पेक्टस में रेफरेंस भी दिया है, प्रोस्पेक्टस में अगर तुमने एक्सपर्ट के स्टेटमेंट का रेफरेंस भी दिया है, तो भी माना जाएगा कि तुमने उस एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को यूज किया है। मतलब तुमको एक्सपर्ट का क्या लगेगा? एक्सपर्ट का तुमको कंसेंसस लगेगा, ठीक है, उसका कंसेंट लगेगा। तो ये एक पॉइंट है, एक्सपर्ट स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन दी प्रोस्पेक्टस। हाँ, माना जाएगा प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड है तो उसका कंसेंट लगेगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला, व्हाट कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन एनेक्स्ड विद द प्रोस्पेक्टस बाय मिस्टर बेरी। ए, जब तुम प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हो तो उस टाइम पे तुमको क्या क्या देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट्स में? ये तो लास्ट के 2 साल का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स देना होता है, और अगर मैनेजर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी देना होता है। ये तो यहाँ पे देखो, इसने लास्ट के 2 साल का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, इधर देखो, लास्ट के 2 साल का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ऑर्डिनरी है, ये नहीं देना है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट के 2 साल का देना है, तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट का 2 साल का मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट प्लस 4 कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गया। अगर MD, मैनेजर या डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी देना होता है, तो एक ये आ गया। तो टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए? 8। 7 कॉन्ट्रैक्ट लास्ट के 2 साल के और एक मैनेजर के साथ है, तो टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 8। तो मेरे बच्चों, कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को देने होंगे? इसमें कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को देने होंगे? 8 कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे, एनेक्स करने होंगे साथ में। देखो लिखा हुआ है, टोटल ये 7 प्लस एक मैनेजर के साथ, तो टोटल 8 कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब एक पार्ट है, देखो इधर, एक कुछ एप्लीकेशन इशू हो रहा है। फ्यू एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ब्लू स्टार were issued to prospective investor without the prospectus, out of which one such form was issued in connection with the bona fide
invitation to the person to enter into an underwriting agreement with respect to securities of the Blue Star. ये मुझे बताओ, अगर तुम एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर रहे हो सिक्योरिटीज के लिए, ये तो मुझे बताओ क्या वो बिना प्रोस्पेक्टस के इशू कर सकते हो? आंसर इज नो। कहने से एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी किसके साथ जाना चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म जाना चाहिए हमेशा प्रोस्पेक्टस के साथ। तो अगर तुमने बिना प्रोस्पेक्टस के एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया तो एक तो ये अपने आप में वायलेशन है, पहली बात। दूसरी बात, चेन्नई से इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर तुम कोई एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर रहे हो which is in connection with the bona fide invitation to the person to enter into an underwriting agreement, मतलब तुमने एप्लीकेशन फॉर्म क्यों इशू किया? ताकि तुम इनवाइट कर सको किसी पर्सन को टू एंटर इनटू अ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। उस केस में चल जाएगा टू इशू एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को दो हिस्से में तोड़ दो। एक वो एप्लीकेशन जो ऑर्डिनरी सिचुएशन में इसने इशू किया है, कोई अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए नहीं इशू किया, तो वैसे एप्लीकेशन फॉर्म अगर तुमने बिना प्रोस्पेक्टस के किया तो वायलेशन है। लेकिन एक एप्लीकेशन फॉर्म उसने इनवाइट किया था अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, तो वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो कहने से यहाँ पे भी वही दिया इन्होंने, क्या बोला है कि यहाँ पे वायलेशन है 387 का, बोला तुमने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म दिया है विदाउट प्रोस्पेक्टस, तो वो तो वायलेशन हो जाएगा। हावेवर जो एप्लीकेशन तुमने इशू किया है which is in connection with the bona fide invitation to the person to enter into an underwriting agreement, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए अगर तुमने उसको बुलाया है तो विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड केस ऑफ वैलिड। तो मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है? तो एक बार रीड कर लेना, जो मैंने बोला है वही है, सिंपल स्ट्रेट है। आगे बढ़ो। चलो अगला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तुम्हारा FCRS है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। साक्षरता फाउंडेशन, a trust, is running a renowned private school named MK Trivam, engaged in the activity of proving education from primary to higher secondary. For the financial year March 2020, it is received, तो पहले तो ये एजुकेशन रन कर रहा है, मतलब वो FCRA के लिए एलिजिबल है। अच्छा, फिर बोला फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020 में इट रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 35 lakhs। मेरे बच्चों कितना इंटरेस्ट वो रिसीव किया है मार्च 2020 में? 35 lakhs का इंटरेस्ट रिसीव किया है इन इट्स FCRA अकाउंट। कौन से अकाउंट में? FCRA अकाउंट में। फ्रॉम विच इट विड्रॉ 5 lakhs फॉर कंडक्टिंग एन ओपन वर्कशॉप विद पार्टिसिपेशन ऑफ द स्कूल। ऑब्वियसली ये तुम अगर FCRA अकाउंट में कोई पैसा रिसीव करते हो तो तुम, ये तो पहले फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्या? यस। क्यों ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों होगा? ये तुमने इंटरेस्ट रिसीव किया ना FCRA अकाउंट से, और तुम्हें पता है ना कि अगर कोई इनकम जनरेट हुआ है या इनकम अर्न हुआ है ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो अगर ये इंटरेस्ट मेरे को अक्रू हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट से, इसका मतलब एक कहने से फॉरेन कंट्रीब्यूशन से ही अक्रू हुआ है इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो पहले ये 30 लाख फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, उसमें से मैंने 5 लाख विड्रॉ किया फॉर पर्पस, वही होता ही है ना वैसे, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है उसमें से मैं विड्रॉ करता हूँ सो दैट आई कैन यूज इट फॉर द पर्पस फॉर व्हाट इट इज मेंट फॉर। तो ये एक बात हो गया। फिर बोलते हैं कि उसमें ओपन वर्कशॉप करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, टीचर्स को ट्रेन, मतलब ये सब चीज के लिए। अच्छा सुनो ना, फिर बोलता है जो इनकम अर्न किया ना मैंने इस वर्कशॉप से 12 लाख कमाया, क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्यों? अब देखो कैसे सोचना है, देखो इधर ये जो 35 lakhs है ये इंटरेस्ट कमाया है तुमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट से। अब अगर फॉरेन FCRA अकाउंट से तुमने कोई इंटरेस्ट कमाया, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन से इंटरेस्ट कमाया, तो वो 35 lakhs तुम्हारा क्या हो गया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही हो गया। उसी पैसे को यूज करके, उसी के कुछ पार्ट को यूज करके तुमने कुछ और कमाया, तो अगेन इट इज एन इनकम अर्न्ड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओनली। तो वो ये जो वर्कशॉप से कमाया है 12 lakhs, एक कहने से ये भी कहीं ना कहीं वो 5 lakhs जो यूज किया था वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही था, उसी से कमाया है, तो ये 5 lakhs भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये 35 lakhs प्लस ये 12 lakhs, ये दोनों फॉरेन कंट्रीब्यूशन है FCRA। क्लियर है? इसके बाद recently the school collected its annual fees from the student totaling to 5 crore which included fees from foreign students amounting to 40 lakhs। अब सुनो, ए फीस रिसीव किया है, तुम्हें पता होगा फीस इज नॉट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पता है ना, आपने एक्सेप्शंस पढ़ा है, उसमें बोला फीस एंड स्कॉलरशिप विल नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है।
क्लियर है। अगला, फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड, साक्षरता फाउंडेशन received a sponsorship money of 10 lakhs from Crimser Private Limited, in which 60% of shares are held by Hauser Incorporation, a USA company, within the limit specified under FEMA. Such amount deposited in its foreign contribution account. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना अच्छे से। ए, साक्षरता फाउंडेशन ने क्रिम्सर प्राइवेट लिमिटेड, क्रिम्सर बोल के एक कंपनी है जो क्या है, सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी का, उससे रिसीव किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये तो अगर तुम पढ़ोगे तो अगर 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल किसी इंडियन कंपनी का किसने होल्ड किया है, फॉरेन गवर्नमेंट ने, फॉरेन सिटीजन ने, फॉरेन कॉरपोरेशन ने, या फॉरेन कंपनी ने, या कॉम्बिनेशंस ने, ये तो कहने से वो क्या बन जाता है, वो फॉरेन सोर्स बन जाता है। तो गोइंग विद दैट लॉजिक कहने से क्रिम्सर क्या होता है, फॉरेन सोर्स होता है। लेकिन इसके ऊपर एक एक्सेप्शन है कि अगर वो जो कंपनी है जिसका 50% से ज़्यादा शेयर फॉरेन पर्सन या फॉरेन कंपनी ने होल्ड करके रखा है, लेकिन अगर वो पर्सन का जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अगर वो फेमा की लिमिट में है, तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाएगा और वो फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। अब इस भाई का 60% शेयर फॉरेन बंदे ने होल्ड किया था, तो ये आइडियली तो फॉरेन सोर्स बनता, लेकिन क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इट इज विद इन लिमिट ऑफ फेमा, इसका मतलब वो एग्जेम्पशन में कवर्ड हो जाएगा, और इसी वजह से क्रिम्सर अपने आप में क्या नहीं बनेगा, फॉरेन सोर्स नहीं बनेगा। क्लियर है। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, अगर किसी इंडियन कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल फॉरेन कंपनी होल्ड करता तो फॉरेन सोर्स बन जाता, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू विद इन फेमा लिमिट है तो इवन इफ इट इज होल्डिंग मोर देन 50% वो फॉरेन सोर्स नहीं बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे ये विद इन फेमा लिमिट है तो इट इज नॉट अ फॉरेन सोर्स, ये फॉरेन सोर्स नहीं है। अब इसका मतलब अगर क्रिम्सर फॉरेन सोर्स नहीं है तो उससे जो पैसा मिला वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन दिया क्रिम्सर ने इट इज नॉट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये जो एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट किया था ये भी गलत है, इसको एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए था कि नहीं, इसको एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना चाहिए था। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, नहीं समझा तो पीछे वापस जाके थोड़ा इसको वापस सुन लेना। तो ये मैंने एक बार बता दिया आप लोग को, तो इसको एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफोरसेड सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Whether the amount received from Crimser Limited was to be deposited in FCRA account, answer is no. इसको तुम डिपॉजिट कर सकता था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये फॉरेन सोर्स नहीं है, नॉट अ फॉरेन सोर्स। आइडेंटिफाई इन द गिवन केस द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय साक्षरता, क्या क्या माना जाएगा, ये क्या क्या माना जाएगा, ये 35 लाख माना जाएगा, ये 12 लाख माना जाएगा, फीस नहीं माना जाएगा और क्रिम्सर वाला नहीं। मतलब कितना हो गया टोटल, 35 प्लस 12 लाख 47 लाख माना जाएगा। देख लेते हैं, आ जाओ आंसर। तो पहले का क्या बोला है, कैसे, thus the amount received from Crimser was not to be deposited in FCRA account as it was not a foreign contribution. रीजन बता दिया ना, Crimser cannot be considered as foreign source। अच्छा, इसके बाद कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसको रिसीव हुआ है, ये 35 लाख रिसीव हुआ है, ये 12 लाख रिसीव हुआ है, कितना हुआ है 47 लाख रिसीव हुआ है। ठीक है, 40 लाख फीस है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, और ये क्रिम्सर वाला क्योंकि ये फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा इसीलिए उसने जो दिया है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन 21 पीएमएलएस है, सुनना अच्छे से। मिस्टर जोशी was in possession of some cash money obtained from the offense of money laundering. He bought a property with that money and transferred such property to Mr. Keyur Pandya, registered of the said property. In the name of Keyur was pending and the adjudicating officer under PMLA, after issuing a show cause notice to Mr. Joshi and considering his reply, passed an order for provisional attachment of the said property. तो थोड़ा सा डिकोड करो इसको। जोशी के पास एक एलिगेशन है जोशी के ऊपर कि उसके पास पीएमएलए का कुछ कैश था और उससे उसने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर किया है और वो उसने किसको ट्रांसफर कर दिया है, केयूर को। ये तो अगर कुछ नहीं दिया है मतलब केयूर को इसका नो नॉलेज है, कुछ नहीं दिया मतलब केयूर को इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने क्या किया, जोशी को शो कॉज नोटिस दिया, उसका रिप्लाई दिया, मतलब वो जो सारा प्रोसीजर पढ़ा था अपन ने। और ड्यूरिंग द ट्रेल ऑफ सेट केस बाय स्पेशल कोर्ट मिस्टर केयूर केम टू नो ऑफ सच अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट बाय हिम फ्रॉम मिस्टर जोशी एंड ही मेड इमीडिएटली क्लेम फॉर सच प्रॉपर्टी
with the special court. In his claim, he mentioned that he was not aware that the property which he bought was a proceeds of crime. अब केयूर क्या बोल रहा है, तुम इधर देखो क्या हो रहा है पता है क्या? ए, केयूर को पता चला कि स्पेशल कोर्ट है ना इस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के लिए आ रहा है, समझा? मतलब कहने से जोशी ने पीएमएल, उसके ऊपर कोई एलिगेशन है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग में काम किया और उससे जो उसको पैसा मिला उसका प्रॉपर्टी खरीदा और केयूर को बेच दिया। अब ना केयूर को पता चला कि इसके ऊपर पूरा केस चल रहा है और स्पेशल कोर्ट के पास तक मैटर जा चुका है। मतलब तुम समझ रहे हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से मैटर होते हुए अब स्पेशल कोर्ट के पास जा चुका है और अब इसको पता चला केयूर को कि ये स्पेशल कोर्ट के पास मैटर है और स्पेशल कोर्ट इसको अटैच करना चाहता है। ठीक है, तो केयूर चला गया स्पेशल कोर्ट के पास और स्पेशल कोर्ट को बोल रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये जो प्रॉपर्टी है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है as per provisions of the PMLA and he was totally unrelated to Mr. Joshi, और बोलता है मैं जोशी से unrelated हूँ and had the property by making through such account pay check। बोलता है मैंने तो यार अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया है। फर्दर ही मेंशन दैट उसको इस प्रोविजनल अटैचमेंट से 5 लाख का लॉस भी हुआ है। पूरा सिचुएशन समझा? मतलब इसका एक केस भी मैंने डिस्कस करवाया था क्लास में। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यार कहने से जोशी ने मनी लॉन्ड्रिंग में एंगेज किया था और उसके बाद क्या हुआ कि उसने केयूर को असेट ट्रांसफर कर दिया, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर्टी था केयूर को ट्रांसफर कर दिया, केयूर ने खरीद लिया। अब केयूर को पता चला कि यार ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से होते होते मैटर अब स्पेशल कोर्ट में जा चुका है और ये प्रॉपर्टी को अटैच करने आ रहा है और इनफैक्ट प्रोविजनली अटैच कर भी दिया था। अब केयूर चला गया स्पेशल कोर्ट में, बोलता है यार मैं तो कनेक्टेड भी नहीं हूँ इस बंदे से, आई एम अनरिलेटेड, मुझे पता भी नहीं था कि कुछ फ्रॉड हुआ है, मैंने तो गुड फेथ में बाई किया था विदाउट द नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड मेरा तो 5 लाख का लॉस भी हो गया ये प्रोविजनल अटैचमेंट की वजह से। ये तो क्या बोलते हैं, वेदर द स्पेशल कोर्ट कैन कंसीडर द क्लेम एंड डायरेक्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी? आंसर इज यस। ये क्योंकि अपेरेंटली लग रहा है कि ये गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, तो कहने से सीजी को बोल सकता है प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए। तो पहले का आंसर क्या आएगा, देखो इधर, कहने से केयूर ने गुड फेथ में बाई किया विदाउट द नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड इज नॉट अपीयर टू बी रिलेटेड, वो रिलेटेड नहीं है, इसीलिए कहने से स्पेशल कोर्ट क्या बोल सकता है, केयूर को ड्यूरिंग ट्रायल डायरेक्ट कर सकता है सीजी को फॉर रिस्टोरिंग दी प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं। What whether Mr. Keyur could have made such claim at an earlier stage of the proceeding of such property under PMLA? ये स्पेशल कोर्ट से अर्लियर स्टेज क्या होता है, कहने से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के केस में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक तो उस बंदे को जो बंदा है उसको नोटिस दे देगा, अच्छा उसको तो नोटिस देगा ही देगा, उसके साथ अगर कोई और भी क्लेम कर रहा है ना कि मेरा भी उसमें राइट है तो उसको भी नोटिस देगा। तो कहने से केयूर को अगर क्लेम कर रहा है तो अर्लियर स्टेज पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जब ये मैटर था तब केयूर ने क्लेम किया ही होगा, तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा और उसको मौका भी मिलेगा हियरिंग का। और अगर हियरिंग के बाद लगता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ये बंदा इनोसेंट है तो उसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो पास कर सकता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर इसका मैं आंसर करूं तो क्या अर्लियर स्टेज पे क्लेम कर सकता है? यस। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगर कोई मैटर रहता है तो वो अथॉरिटी उसको भी नोटिस देती है जो प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम करता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में ये अपना राइट क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे भी इसको भी नोटिस का हिस्सा बनाया जाएगा, इसको भी मौका दिया जाएगा। क्लियर है ये? ध्यान दो, अगर कोई पर्सन क्लेम कर रहा है अदर देन टू हुम द नोटिस हैज बीन गिवन, ये तो फिर उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो केयूर could have been made such claim to the adjudicating authority at the time of adjudication and you would have given the opportunity of being heard, तो उसके अर्लियर लेवल पे भी जा सकता था। अगला, what if the option available to Mr. Keyur if the special court reject his claim? ये तो अगर स्पेशल कोर्ट क्लेम रिजेक्ट करता तो ऑब्वियसली एक कैसे वो हायरार्की याद करो, वो किसके पास जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो अगर स्पेशल कोर्ट उसका रिजेक्ट कर देता है क्लेम तो फिर वो किसके पास अपील कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। क्लियर है? बढ़े आगे, ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन 22। ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट्स हैं। अ डिस्प्यूट रीड कर रहा हूं, मेरे साथ तुम भी रीड करने का, और अगर ऐसा रहे ना तो कभी वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ लेने का ताकि तुमको एक पूरा ओवरव्यू आ जाएगा कि फ्लो में जा रहा है। अ डिस्प्यूट हैज बीन अराउज्ड बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ Paras Furnishing Limited and its labor. The dispute was to provide the basic facility at the workplace, air conditioning environment and hours of work. The management of the company sent an invitation to leader of the labor union to conciliate on the issue raised by the labor. The union leader accepted the invitation.
ठीक है, मतलब कंसिलिएशन के लिए उसको इन्विटेशन भेजा और उसने एक्सेप्ट कर लिया। व्हेन द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड इन द गिवन केस, कब होता है रे, ये जब दोनों पार्टी अग्री कर लेता है, मतलब जब इस भाई ने इन्विटेशन भेजा होगा और दूसरे पार्टी ने जब एक्सेप्ट कर लिया होगा ना इन्विटेशन कंसिलिएशन का, तब माना जाएगा कि ये एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है, तब माना जाएगा ये कंसिलिएशन क्या कर लिया मेरे बच्चों, कंसिलिएशन एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो देखो इधर जब मैनेजमेंट ने इनविटेशन भेजा और सामने यूनियन लीडर ने एक्सेप्ट कर लिया तो माना जाएगा कि वो कंसिलिएशन में जाने को रेडी है, क्योंकि यहाँ पे तो वॉलेंट्री एक्ट है ना, जब तक दोनों पार्टी रेडी नहीं होगा तब तक आप कंसिलिएशन में नहीं जा सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये लोग बोलते हाउ द सेटलमेंट एग्रीमेंट विल बी अराइव्ड, वो जो मैंने पूरा प्रोसीजर पढ़ाया था वही यहाँ पे तुमको लिखना है। क्या प्रोसीजर है बताओ मेरे को, ये पहले वो सेटलमेंट का टर्म्स बनेगा, फिर दोनों में एग्रीमेंट होगा, फिर एनफोर्समेंट होगा, मतलब वो जो स्टेप पढ़ाया था। अच्छा मुझे बताओ सेटलमेंट एग्रीमेंट का वैल्यू किसके जैसा होगा, तो इट विल बी लाइक आर्बिट्रेबल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड जैसा होगा, इसका एनफोर्समेंट भी आर्बिट्रल अवार्ड जैसा होगा। जैसे मेडिएटर का आर्बिट्रल अवार्ड नहीं होता है, इसका ये नॉर्मल एग्रीमेंट जैसा माना जाता है, बट अगर कंसिलिएशन में तुम कुछ एंटर किया है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक आर्बिट्रल अवार्ड और इसका एनफोर्समेंट भी ऐसे होगा। तो ये स्टेप है, तो पहले टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बनेगा, फिर दोनों पार्टी में एग्रीमेंट होगा। अच्छा कंसिलिएशन में तो ये कंडीशन ही है ना कि तब तक तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाओगे जब तक दोनों पार्टी अग्री नहीं करता है। देखो आर्बिट्रेशन में तो आर्बिट्रेटर जजमेंट दे देता है ना, बट कंसिलिएशन में जब दोनों पार्टी अग्री करेगी तभी जजमेंट आएगा, और उसके बाद अगर दोनों पार्टी ने अग्री कर लिया तो इसका एनफोर्समेंट वैसे ही होगा जैसे आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। क्लियर है, आगे अगला क्वेश्चन 23 है। मैं पर्पसली थोड़ा सा पेस भी मेंटेन किया, ऑप्टिमम तरीके से जा रहा हूँ, जो क्रक्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी बहुत टाइम नहीं, तो जो लिमिटेड टाइम है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। शाइन ज्वेलर्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ making and selling of gold ornaments. Recently, the government of India has made it compulsory for the jewelry to put hallmarking on all the gold ornaments. However, the company is playing foul and not marking or wrong marking of hallmarking on the gold jewelry. The central government filed an application to the tribunal stating that therein affairs of the company are being conducted in a manner which is prejudicial to public interest. इतना तो अपने को क्लियर हो गया होगा इतना रीड करके। ये क्वेश्चन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से आया है। अच्छा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में मेंबर्स कब अपील कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को, when affairs of the company have been or are being conducted in a manner which is prejudicial to the interest of the public, interest of the company or interest of the members. और सेंट्रल गवर्नमेंट कब कर सकता है, when the affairs of the company is conducted in a manner which is prejudicial to the interest of the public. सीजी सिर्फ तब एप्लीकेशन करेगा जब पब्लिक इंटरेस्ट को प्रीजुडिशियल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड मार्किंग में हॉल मार्किंग करने के लिए सीजी ने बोला है या तो वो मार्क ही नहीं कर रहा है या तो वो गलत तरीके से मार्क कर रहा है, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ऑब्वियसली एट पब्लिक एट लार्ज इससे अफेक्ट होंगे, तो सीजी के एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को, आंसर इज यस। अच्छा मुझे बताओ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कौन से सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन होता है, 244 के अंदर एप्लीकेशन होता है, और उसका ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कौन से सेक्शन में दिया है, 241 में। ठीक है, the tribunal summoned the company but the company didn't appear. One more chance was given to the company to appear but the company remained absent. The tribunal passed an order wide dated 30th June 2021 which provide the regulation of conduct of affairs of the company in future. अब सुनो, पहले तो मुझे बताओ, अब इसको मतलब ट्रिब्यूनल ने उसको आने के लिए बोला, वो नहीं आया, फिर ट्रिब्यूनल ने उसको वापस से नोटिस दिया, वो फिर से नहीं आया, फिर ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये बताया कि कैसे, अच्छा वो तुमको कोड याद है मैंने क्लास में पढ़ाया था आरटीपीएमआई, उसमें मैंने एक पॉइंट क्या बोला था, आर से रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, तो कैसे ये पावर एनसीएलटी का है, एनसीएलटी ने वो एक्सरसाइज कर लिया सेक्शन 242 में, तो वही यहाँ पे बोला है कि जब 2 बार उसको बुलाने के बाद नहीं आया तो एनसीएलटी ने बोला कि तेरे को फ्यूचर में बिजनेस कैसे करना है उसके ऊपर ऑर्डर दिया। अब तुम बोलेगा सर तो क्या ऑर्डर दिया होगा, कैसे बिजनेस करना है, ऑब्वियसली मतलब यही बोला होगा कि हॉलमार्क लगाना है, बस ये बोला होगा, मतलब कहने से बच गया ये, इसको एनसीएलटी ने मॉनेटरी फाइन नहीं लगाया। तो अब हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, बेस्ड ऑन दी कैप्शन फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। ए सीजी कब एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एनसीएलटी के पास। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द सीजी कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी, कब कर सकता है, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तब एप्लीकेशन कर सकता है। इधर देखना, सीजी is of the opinion that the affairs of the company are being conducted in a manner which is prejudicial to public interest, then it may itself apply to the tribunal for an order under chapter
16, ठीक है। तो सीजी में अप्लाई अगर उसे लग रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज इन द मैनर विच इज प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ए सेंट्रल गवर्नमेंट जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो एनसीएलटी के पास क्या पावर्स है? बहुत सारे पावर्स था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रेगुलेशन ऑफ बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, टर्मिनेटिंग, सेटिंग असाइड, मॉडिफाइंग, तो ऐसा पूरा लाइन से आरटीपी के पावर्स है। तो देखो सेक्शन 242 में एनसीएलटी कब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा? व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप, बट वाइंडिंग अप विल प्रीजुडिशियली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा एनसीएलटी। अच्छा, जब एनसीएलटी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद क्या ऑर्डर पास करेगा? ऐसा ऑर्डर पास करेगा जिससे कहने से ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे उसने क्या ऑर्डर पास किया? रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर था, पास कर सकता था? यस कर सकता था, उसने पास किया, ठीक है। अब तीसरे में बोला आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल व्हाट शैल कंपनी डू। ये नॉर्मली क्या होता है ना, मुझे बताओ, अगर कंपनी उससे खुश नहीं होता ये तो कहने से कंपनी इसके एनसीएलटी के कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट तुम निकलेट में जा सकते हो, लेकिन कहने से यहाँ पे कहने से एनसीएलटी ने उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया है, सिर्फ उसको डायरेक्शन दिया है कि तुमको फ्यूचर में ऐसे 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 काम करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि उसको पेनल्टी नहीं लगाया है तो उसके पास रीजन नहीं है अपील फाइल करने का, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला, द कंपनी शुड फाइल a certified copy of the order of tribunal with the registrar within 30 days of the order of NCLT। तो मुझे बताओ, जब NCLT का ऑर्डर आ जाता है तो मेरे बच्चों NCLT का ऑर्डर आने के बाद कितने दिन में फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास? 30 डेज में। तो यहाँ पे वही बोला है कि उसके पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। देखो, अगर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लगाता और अगर वो जस्टिफाइड नहीं होता पेनल्टी तो निकलेट के पास जाता और निकलेट के पास अपील करता, बट इस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, कंपनी ने सिर्फ उसको बोला है कि तेरे को फ्यूचर में कैसे बिजनेस करना है, तो वो तो उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, तो इसमें वो निकलेट के पास नहीं जा सकता। हाँ, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसका कॉपी कंपनी को किसके पास फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास विदिन 30 डेज। क्लियर है? ये आगे जाते, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 24 पे जाते हैं। क्वेश्चन 24, रुद्राक्ष आयुर्वेदा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। बाय द वे, ये क्वेश्चन जो मैंने करा है ये सब ना तुम एक बार जब देखते हो ना खुद भी थोड़ा एनालाइज करो, उसके बाद आंसर सुनो। अच्छा, मेरे साथ रीड करना और चाहिए तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पहले भी मेरे से पढ़ सकते हो। रुद्राक्ष आयुर्वेदा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इट्स परचेज डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय जागृति। The purchase department of the company is responsible for purchasing various ingredients which are used for manufacturing of the Ayurvedic medicine. Some of the ingredients like Swarna Bhasma, Rajat Bhasma involved in heavy cost. Clear है? अच्छा, इसके बाद जागृति was delegated with purchasing power of ingredients up to 1 lakh rupees individually for one lot and 10 lakh rupees to committee. The committee consists of the head of purchase department, head of marketing department, head of finance department and managing director. अच्छा, तुम खुद भी पढ़ो ये, तभी तुमको समझेगा क्या फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। सप्लायर ऑफ द स्वर्ण भस्म एंड रजत भस्म raised their invoice and the amount due from the company was somewhere between 18 to 20 lakhs. Jagriti always negotiated with the supplier to inflate the price by 10%, the actual price, and pass on this 10% as commission to the Jagriti. This practice was being in wake since Jagriti was promoted to the head of purchase department from January 2029. The bill of supplier were sent to the finance and account department only after the recommendation for payment by Jagriti. Jagriti takes the commission of 10% upfront before recommending their invoice for the payment. The management of the company was having some doubt on the integrity of the Jagriti, so it entrusted the forensic audit since January 2019 to till date of the invoice recommended by her. The forensic auditor carried details investigation, market price prevailing of Swarna Bhasma and Rajat Bhasma on different times. The auditor also sent a bogus supplier to Jagriti for supply of Swarna Bhasma and Rajat Bhasma. The bogus supplier was also told the same commission sharing story है। तो अभी तक कहानी क्या हुआ था, ये जागृति है ना, ये बहुत फ्रॉड कर रही थी,
मतलब ये क्या कर रही थी, हायर इंटरेस्ट रेट, मतलब बिल का वैल्यू इन्फ्लेट करके कैश में वो कमीशन वमीशन ले रही थी, बेसिकली फ्रॉड कर रही थी। सामने वाले को ना हायर बिल रेज करके उसको हायर अमाउंट देती थी और थोड़ा सा अमाउंट कैश में ले लेती थी सामने वाले से सेटिंग करके। कंपनी को शक हुआ तो कंपनी ने फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करवाया। फॉरेंसिक ऑडिट वालों ने सब चेक किया, मार्केट प्राइस के साथ चेक किया, अपने कुछ लोगों को भी भेजा जागृति के पास, और जागृति ने उनके साथ भी वैसे ही किया, मतलब हायर वैल्यू इन्फ्लेट करके बोला हम तेरे को देंगे, तू थोड़ा मेरे को कैश में दे दे। तो ये हुआ अभी तक स्टोरी में। अब तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैविंग सम डाउट on the integrity of the Jagriti, so it entrusted forensic audit since January 2019 till the date of invoice recommended by her. The forensic audit carried detailed investigation, market price, prevailing diseases on different time and bogus supply. The forensic auditor submitted the report to the MD and narrated that inflated the invoice by 10% since 2019, जिसकी वजह से कंपनी का 25 लाख का लॉस हुआ है। ये मतलब जागृति ने फ्रॉड किया है और उसकी वजह से कंपनी का कितना लॉस हुआ है, 25 लाख का। अच्छा, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड वाज 50 करोड़ रुपीस। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द पनिशमेंट फॉर फ्रॉड हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट। ये मतलब ये कहने से सेक्शन 447 से पूछा गया है, अगर फ्रॉड हो रहा है तो कितना पनिशमेंट होगा। ये तो अगर अप टू 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर होता तो अलग पनिशमेंट है। अब इसमें फॉल हो रहा है क्या वो, तो देखो 1% ऑफ टर्नओवर कितना होता है, 50 लाख होता है, क्योंकि 50 करोड़ है इसका ये टर्नओवर इधर, और 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर तक होता तो अलग पनिशमेंट होता। अब ये व्हिचएवर इज लोअर मतलब 10 लाख आ जाता है यहाँ पे। अब क्योंकि ये इसका 10 लाख से ज्यादा है ना, मतलब ये व्हिचएवर इज लोअर 10 लाख आता है ना, और क्योंकि ये इसका 10 लाख से ज्यादा है तो इसका पनिशमेंट क्या होगा। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका पनिशमेंट कितना होगा। तो पहले तो इसको जेल कितना होगा, कैसे मिनिमम 6 मंथ। मैं फिर से ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, एक बार सुन लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो। सी कैसे होता है ना कि कैसे 447 में कैसे पनिशमेंट निकालते हैं कि अगर अप टू 1% ऑफ टर्नओवर है और रुपीज 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर तक है, ये तो व्हिचएवर इज लोअर है मतलब कितना, तो दोनों में इस केस में क्या होता है 50 करोड़ का 1% 50 लाख और 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर कितना रहा 10 लाख। अगर 10 लाख से कम होता तो अलग पनिशमेंट होता, लेकिन ये 10 लाख से ज्यादा है, कितना किया इसने गड़बड़ 25 लाख का, ये तो इस केस में इसका क्या पनिशमेंट होगा। तो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी फाइन कितना है, मिनिमम 100% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व मतलब 25 लाख और 300% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व मतलब 25 लाख का इंटू 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 75 लाख। तो ये आ जाएगा मिनिमम 25 लाख मैक्सिमम 75 लाख। तो पहले वाले को समझ लेते हैं, क्या बोला कितना फ्रॉड इन्वॉल्व है 25 लाख का, तो 1% निकालो, 1% कितना आता है टर्नओवर का 50 लाख और 10 लाख व्हिचएवर इज लोअर, नहीं दिया मॉड्यूल में बट यही आता है। तो लोअर क्या आता है 10 लाख, लेकिन इसने कितना इन्वॉल्व किया 25, मतलब ये जो लिमिट था उससे ज्यादा का फ्रॉड इन्वॉल्व किया है इसने, और क्योंकि उससे ज्यादा का फ्रॉड इन्वॉल्व किया है, एक कहने से उससे ज्यादा का फ्रॉड इन्वॉल्व किया है, इसको पनिशमेंट जो नॉर्मल पनिशमेंट है वो आएगा, मतलब कितना मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स एंड, ठीक है। फाइन कितना 100% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व मतलब 25 लाख और 300% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, या तो 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व मतलब 25 लाख इंटू 3 टाइम्स कितना मैक्सिमम 75 लाख। सो मिनिमम 25 लाख मैक्सिमम 75 लाख। वो प्रिंट नहीं हुआ है सजेस्टेड में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो मैंने बोला वही है ट्रीटमेंट, क्लियर है। बाद में तो वो मैं सब लाइन से लिखने दूंगा ये। अच्छा, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड बाय जागृति इज 9 लाख। मतलब वो 10 लाख से कम होता ना तो फिर जो एक्सेप्शनल पनिशमेंट है वो लगता, अगर वो 10 लाख से कम होता तो एक्सेप्शनल पनिशमेंट क्या बोलता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स मतलब रिड्यूस पनिशमेंट और फाइन अप टू 50 लाख और मूर्त, ठीक है। ये क्यों, अगर 9 लाख होता मतलब 10 लाख के नीचे हो गया तो फिर ये लगता। सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है। अगला, इफ द फ्रॉड इन क्वेश्चन वुड हैव बीन ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट तो कितना होता, तो बाकी सब तो वैसा ही रहता, लेकिन जो मिनिमम पनिशमेंट है ना वो इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स कितना हो जाता 3 ईयर्स। तो देखो ना, अच्छा इसके केस में देखो ना कितना बोला, तो ये अगर 9 लाख होता तो कितना इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और फाइन अप टू 50 लाख और बोथ, ये तो मैंने बोल दिया। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता तो जो मिनिमम फाइन है वो कितना हो जाता, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, बाकी सब तो सेम रहता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 25,
क्या बोलता है ये डायरेक्टर चैप्टर से, क्लॉज 36 ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन of Swasth Medical Pharmacy Limited stated that the dates on which the board meeting shall be held every year, and therefore if board meeting are held as scheduled, there is no need to send notice of such meeting to every director. The notice of the meeting shall be sent to every director only if a particular board meeting is held on the date which is otherwise than the mentioned in clause 36. Raghav, one of the director of the company, feels that it is mandatory to send notice every board meeting to all director, otherwise it shall be a violation of provisions. अब देखो ये जो SS1 होता है, ठीक है, SS1 जो होता है, SS1 SS2, इसमें ना एक फॉर्मेट दिया जाता है कि कब आपको नोटिस देना चाहिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ICSI इशू करता है, तो ये कब देना चाहिए नहीं देना चाहिए उसके हिसाब से। तो अब उसमें क्या प्रोविजंस है कि अगर आपने आर्टिकल में डेट मेंशन कर भी दिया है तभी भी आपको नेसेसरली अब नोटिस देना ही है। दैट मीन्स कह रहे थे उस प्रोविजन को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो क्या बोलते हैं कि इट इज वर्थ नोटिंग कि 173 अब क्या कर चुका है, मैंडेटरी कर देता है टू सेंड नोटिस ऑफ अ बोर्ड मीटिंग टू एवरी डायरेक्टर, स्टेट दैट बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन कम से कम 7 डेज का। अच्छा, तो अबव प्रोविजंस को अगर मैं कंसीडर करूं तो राघव दैट नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग इज टू बी मैंडेटरी सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स इज वैलिड, मतलब भले आर्टिकल में लिखा हो अब आपको नोटिस देना पड़ेगा। इफ द बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड ऑन द डेट प्रिस्क्राइब्ड बाय क्लॉज 36 ऑफ द आर्टिकल ऑफ स्वस्थ मेडिकल फार्मेसी लिमिटेड एंड नो नोटिस इज सेंड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इट शैल बी वायलेशन ऑफ दिस। और वायलेशन हो तो फाइन कितना लगता है 25,000, वो वैल्यू लिखो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सी मैंने क्या कोशिश किया, एक लिमिटेड टाइम में जितना हो सके सारा एक आपको ऊपर से एक पूरा ओवरव्यू बता दिया मैंने, जहां जहां पे रेलेवेंट सेक्शन था मैंने वो बता दिया। अब आप सिर्फ एक काम कर लो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप यू हैव फाइंड इट यूजफुल। एक अलग वीडियो में मैं आपको अमेंडमेंट्स भी लाके बता दूंगा। इन लिमिटेड टाइम आई विल कवर द होल अमेंडमेंट विच इज देयर इन द RTP। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टडी वेल, थैंक यू।